नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ हैं हमारे बहुजन मूवमेंट के साथी शास्त्री जी। शास्त्री जी लंबे समय से बहुजन मूवमेंट को पर काम कर रहे हैं। इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा से बेसिक वो संबंध रखते हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत का विषय है कि जो दलित कम्युनिटी है वो किसान आंदोलन का समर्थन जो कर रही है उससे उसको क्या बेनिफिट है और वो क्यों कर रही है। थोड़ा सा बताइए कि अपने बारे में बताइए। पहले तो अपना नाम बताइए, पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम संदीप शास्त्री है। मैं दलित परिवार से संबंध रखता हूं और हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है। अभी हम दिल्ली में रहते हैं, यही मेरा परिचय है। मेरा सवाल ये है कि दलित कम्युनिटी जो है वो इस आंदोलन का समर्थन करे तो उसको क्या फ़ायदा है? देखिए, अभी हम जो है दलित कम्युनिटी जितनी भी है, हम तो पहले से किसान हैं। हम पहले से ही किसान हैं। जैसे कि अभी एक चर्चा चल रही थी तो 1947 में जो अगर आंकड़ों की बात करें, 1947 में 48% जो है वो भूमि जो दलितों के पास थी। तो हम तो पहले से ही किसान हैं और हम मजदूर भी थे, तो हम अपने ही किसानों के मजदूर थे। तो इससे हमें बेनिफिट होगा क्योंकि हमारी ज़मीनों पे खतरा है और हमारे बोलने पे खतरा है। आप देखिए इस समय की आप चाल देखिए। समय की चाल ये है कि इस समय में संविधान खतरे में है। इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे आरक्षण खत्म कर दिए गए, आपके बोलने पे पाबंदी, कलम पर पाबंदी। और दलितों के लिए तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ बोलना सीखा जा सकता है। क्योंकि हम जो आदमी बोलेगा, जो पढ़ेगा, वो अपनी आवाज़ उठाएगा, अपने हकों और अधिकारों की मांग के लिए कहीं भी आगे आके अड़ेगा। जी, लाखों रुपए आप अपनी जेब से किसान आंदोलन में खर्च कर चुके हैं, क्या रिजल्ट मिला? देखिए, रिजल्ट की परवाह ये नहीं है। रिजल्ट तो हम जो तीनों कृषि कानून हैं, हम इसको रद्द करवाने के लिए आए हो और MSP की गारंटी का कानून लेने आए हैं। आप ये समझिए कि बेनिफिट तो हमारे यही है। जो फंडिंग वाला विषय है, वो फंडिंग वाला विषय यहीं आकर के ख़त्म हो जाता है कि हर एक आदमी के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन क्रांति के पथ पर है और आगे देश में क्रांति होगी। जो देश के अंदर किसान है, खासतौर से OBC समाज, चाहे वो जाट है, चाहे वो पटेल है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो यादव है, चाहे और अन्य शेड्यूल कास्ट भी किसान है। लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि जो OBC वर्ग का किसान है, सबसे ज़्यादा शोषण तो दलित समाज का वही करता है। फिर आप क्यों समर्थन कर रहे हो? देखिए, किसानी यहाँ किसी दल, किसी जाति, किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसानी की। अगर कल को मेरी बिरादरी, कल को मेरा समाज अगर आवाज़ उठाता है तो मैं अब एकमात्र वो आदमी होऊंगा कि जो सबसे पहले आके खड़ा रहूँगा। यहाँ भी मैंने इस मंच से कहा कि एकमात्र अगर मेरी बिरादरी का मैं एक लौता आदमी हूँ और सरकार अगर गोलियाँ चला दे तो सबसे पहले गोली मुझे लगनी चाहिए, ताकि उन लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हम तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर आगे नहीं खड़े, कंधे से कंधा लगा करके साथ में नहीं खड़े हैं, बल्कि हम तुमसे आगे आके खड़े हैं और हमने तुम्हारा सहयोग दिया। कल को हमारी कोई मूवमेंट होगी तो उनको भी साथ हमारे आना पड़ेगा। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। नहीं, आपने कहा कि हम लोग इसलिए खड़े हैं कि कल को अगर हमारी कोई मूवमेंट होगी तो ताकि ये लोग भी हमारे साथ आकर के खड़े हो जाएं। आज़ाद भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है शास्त्री जी कि OBC समाज जो है वो दलित समाज के आंदोलन में साथ आए हो। बल्कि अगर मैं कहूँ एक दूसरे तरीके से तो OBC समाज अब तो थोड़ा समझने लगा, नहीं तो पहले तो वही विरोध करता था। बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है और ऐसा हम देखते भी रहे हैं। जैसे हाथरस के प्रकरण में हमने देखा, बहुत सारे प्रकरण हमारे खुल के भी आए हैं इस चीज़ को। लेकिन ये आंदोलन, यहाँ हम कृषि कानूनों के बारे में बात करने आए हैं। इससे ज़्यादा अगर हम समाज के बारे में, समाज की त्रुटियों के बारे में और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए उनके लिए कोई नया मुद्दा ढूंढेंगे, कोई नया मंच ढूंढेंगे और नया मंच तैयार करेंगे। हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, हम अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। ये 85 और 15 का फार्मूला है, आप अच्छे से जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते आप 85% को इकट्ठा करने के लिए निकले हैं? हाँ, बिल्कुल, 85% को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हम इस देश के राजा नहीं है क्या? हम इस देश के राजा हैं और हमसे ये अधिकार छीन लिया एकमात्र उन 15% वाले लोगों ने। हम इस देश के राजा हैं, हमें इस देश का राजा बनना होगा। ये हमें एक चंद्रशेखर रावण से काम नहीं चलेगा हमारा, हमें हजारों चंद्रशेखर जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। आपने कहा कि हम राजा हैं और हमें राजा बनना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप राजा बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री के पुत्र जो जयंत चौधरी हैं उनको लाठियों से पीट दिया जाता है और उन्हीं के समाज के लोग हैं जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती हैं। देखिए, ऐसा होता है कि विचारधारा सब हर एक आदमी की अपनी अपनी हो सकती है। देखिए, ये तो जो है चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके बेटे अजीत सिंह जो हैं वो फिर 5 बार कैबिनेट मंत्री 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे और फिर अब जयंत चौधरी, ये तो इनकी बपोती हो गई। ऐसा ही हरियाणा में हुआ हमारे। मैं तो हरियाणा की पृष्ठभूमि से हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा। देवीलाल को जो है किसानों का मसीहा कहा गया, देवीलाल को। फिर उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, फिर उनके पुत्र अजय चौटाला, अभय चौटाला, अब दुष्यंत चौटाला। चौथी पीढ़ी में विनाश होता है। ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी
वो कोई भी धारा हो उसका चौथी पीढ़ी में जो है वो विनाश होता है। पारिवारिक राजनीति तो यहाँ भी हो जाएगी। अगर आप तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक वो राजनीति लेके जाएंगे तो पारिवारिक राजनीति तो यहीं भी हो जाएगी। नहीं, पारिवारिक राजनीति हो जाएगी तो पारिवारिक राजनीति से मतलब अब गुरेज क्या, परिवार, हर आदमी पारिवारिक राजनीति कर रहा है। आप बिहार में चले जाइए, लालू यादव उनके पुत्र तेजस्वी यादव आ गए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उनके पुत्र जो है वो अखिलेश यादव गद्दी संभाल रहे हैं। और अगर चरण सिंह तो फिर जयंत, क्या नाम है, अजीत सिंह, फिर जयंत चौधरी। तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई ये है ना कि नए लोगों को बोलने का अवसर कब मिलेगा, नए लोगों को आवाज़ उठाने का अवसर कब मिलेगा। हम अपना दल बनाएंगे, हम अपनी सरकारें बनाएंगे, अपने प्रवक्ता आगे भेजेंगे, ताकि जो हमारे, जैसे मैं आज आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूं, वही आवाज़ हम संसद में दहाड़ेंगे, ताकि कल को कोई हमारे संविधान के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसका जवाब वहां दे पाए। जी, आपने संविधान की बात कही, तो संविधान तो इस देश के अंदर जला दिया जाता है संसद होने से चंद कदमों की दूरी पर, और जिनकी बात आप कर रहे हैं वही लोग जलाते हैं, और वो एक कान पर जू तक नहीं रेंगती है। नहीं, अगर संविधान जला दिया जाता है तो ये कायर सरकारों का काम है। कायर सरकार जो अपने मुंह को बंद करके बैठी हुई है, ये कायर सरकारों का काम है। ऐसे तो हम मनुस्मृति भी जला रहे हैं, रोज जला रहे हैं, हजारों बार जला रहे हैं। बाबा साहब ने कितनी बार जलाई मनुस्मृति? देखिए, बात सुनिए, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें एक आर्टिकल, उसमें लिखा गया है कि आज से पहले जितने कानून देश के अंदर थे वो सब निरस्त किए जाते हैं, और भारतीय संविधान में जो लिखा है ये सबको मानना होगा, और इसके विरोध में कोई जाएगा तो वो देशद्रोही कहला जाएगा। आप मनुस्मृति जला रहे तो वो देश का कानून नहीं है। देश का कानून जो है वो भारतीय संविधान है, और अगर संविधान को जलाया जा रहा है तो आप समझिए कि संविधान से कितनी नफरत है लोगों को। बिल्कुल, संविधान से नफरत है, दलितों से नफरत है, ओबीसी से नफरत है, बहुजनों से नफरत है। आप इस बात को मान लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, हम सबको तो एक होना ही पड़ेगा। जब भी जिस मानसिकता के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं और जिस मानसिकता के लोग मैं समझाना चाह रहा हूं, उनके ऊपर करारा प्रहार यही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट का अधिकार, और वोट की चोट से ही जो है हम राजा बन सकते हैं। राजा का ये नहीं है कि तानाशाही रवैया है कि हम तलवार लेंगे और राजा बन जाएंगे। आपने ओबीसी की बात कही, तो ओबीसी तो साथ में आ ही नहीं रहा। ओबीसी तो श्रीमान जी अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठा है, हिंदू धर्म की बैकबोन है वो। अगर 15% जिन 15% की आपने बात की, अगर वो 15% कामयाब है तो 52% ओबीसी की वजह से कामयाब है। देखिए, ओबीसी की तरफ से कामयाब होंगे, लेकिन अब के बाद जो इस आंदोलन के बाद जो रूपरेखा तय होगी और इस देश में जो क्रांति का नए प्रतिमान स्थापित होंगे, जो आंदोलन जो दिशा दे रहा है, आप देखिए छत्तीस बिरादरी भाईचारा यहाँ इकट्ठा है। आपको पता है मैं दलित परिवार से हूँ, और दलित परिवार का एक लड़का आकर के इस तरह से दहाड़ रहा है, यहाँ 36 बिरादरियाँ एक हो गई। कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, हम सब जो है हम इकट्ठे हैं और इकट्ठा होकर चलेंगे। अब वो जमाने लग चुके हैं इनके, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने वाला प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। जैसे कि अब देखिए बंगाल वाला। अच्छा, लास्ट सवाल बताइए, देश के लिए मंदिर जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है, यूनिवर्सिटी जरूरी है? यूनिवर्सिटी जरूरी है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने ये कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मैं उस बात को मानने वाला आदमी हूं, और इसी बात को संविधान पूरा इसी पे चल रहा है। देश के प्रथम नागरिक हैं रामनाथ कोविंद साहब, राष्ट्रपति हैं। वो तो 5,11,111 रुपये का चंदा मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, आज से पहले यूनिवर्सिटी के लिए तो दिया नहीं। तो आपको पता है ना कि रामनाथ कोविंद जी जो है वो राष्ट्रपति, बीजेपी सरकार ने उनको बनाया है। RSS की मानसिकता और बीजेपी की मानसिकता जो है वो यही है कि उन्होंने एक मुखौटे के तौर पर, मैं महामहिम के बारे में कह रहा हूँ, जिनके बारे में बहुत सारे लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते कि भाई राष्ट्रपति के बारे में कोई बात करनी है। मैं महामहिम राष्ट्रपति को ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से जो है संविधान को पढ़ें, आप अपने मूल विचारों को दोबारा से जगाएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप उसी मानसिकता के लोगों के साथ जाके खड़े हुए हैं। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे, अगर मैं राष्ट्रपति होता और इस तरह का कृत्य कोई होता, जैसे संविधान जला देना, या फिर बाबा साहेब के ऊपर कीचड़ उछालना, या फिर हमारे बुद्ध के ऊपर जो है के बारे में अपशब्द कहना, बहुत सारी वीडियोज ऐसी वायरल भी हैं, तो मैं तुरंत प्रभाव से उन लोगों को 100% जेल भेजता, और खुद नहीं तो अपना इस्तीफा, अगर मैं इतना नहीं कर सकता तो मैं अपना इस्तीफा खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप देता। चलिए, धन्यवाद। तो आप थे हरियाणा से चलकर के आए हमारे क्रांतिकारी शास्त्री जी। मैंने बहुत सारी बात उनसे की, और मेरा भी उद्देश्य यही है कि इस देश का जो बहुजन समाज है, ख़ासतौर से SC ST समाज, गरीब समाज, मजदूर समाज, किसान और सर्वहारा समाज, अर्ज करके खाने वाला जो समाज है, वो एक मंच पर आए। और मंच पर जब आएगा कि जब वो कम से कम ये पिटे लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 15-85 का जो कांचीराम का फॉर्मूला था वो कामयाब होगा, और 85% लोगों की इस देश के अंदर हुकूमत होगी, सरकार होगी। और जब सरकार उनकी होगी तो कानून वो बनाएंगे और अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे। फिर ऐसे कृषि कानून जैसे काले कानून इस देश के अंदर नहीं बनेंगे। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL।